हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की प्रोसेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टडी वीज़ाज़ के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस जो इंडियंस की बनी हुई थी, खास करके हमारे नॉर्थ इंडियंस की, वो बनी हुई थी कनाडा। कनाडा के बाद दूसरा नंबर आता था यूके का। बट नाउ डेज हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ाज़ के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। बहुत सारा बच्चा अपनी स्टडीज़ करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जो जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप अगर अपनी फाइलिंग प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे, आपका कोर्स एज़ पर आपकी जो लास्ट आपकी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग, उसके मैचिंग में नहीं है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ल होना तय है। और एक बार फाइल रिफ्यूज़ल हो गई तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, इसमें रीअपीलिंग इतनी जल्दी नहीं हो पाती। ऑस्ट्रेलिया के केसेस में आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि कनाडा में होता है। सो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप सभी लोग जो भी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को अप्लाई करना चाह रहे हैं, या जिनके दिमाग में ये सपना है कि वो आगे फर्दर स्टडी के लिए, या जो आगे वर्क परमिट्स लेना है आफ्टर स्टडीज़, या कुछ आगे पीआर होने का जो सपना देख रहे हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है। तो उनको अपनी असेसमेंट या जो वीज़ा की फाइलिंग की प्रोसेस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पहले समझ लेनी चाहिए। तो उसी पर्पज़ के लिए ये आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक प्रोसेस फ्लो लिखा हुआ स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का। तो इसको मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखेंगे असेसमेंट। ये असेसमेंट बेस्ड ऑन योर लास्ट एजुकेशन, और अगर आपकी स्टडीज़ और अब जब वीज़ा फाइलिंग या एप्लीकेशन देंगे आप अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो अगर उसमें गैप है या नहीं, ये आपको असेसमेंट अपने लेवल पे घर बैठे खुद भी कर सकते हो, रादर देन यू गो टू एनी वीज़ा कंसल्टेंट लाइक मी। तो आप घर बैठे ये वीडियो देखकर अपनी असेसमेंट खुद कर सकते हो। आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या नहीं। अगर जाना है तो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सेकेंड क्या आता है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का लेवल क्या है, ये आपको जजमेंट करना है, ये आपको असेसमेंट करनी है आपको, राइट। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पर्टिकुलर कोर्स के लिए एप्लीकेशन जाएगी, जिसके बेसिस पे आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, उस कंडीशनल ऑफर लेटर में, वो कंडीशनल क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशंस है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर एलिजिबल एज a genuine temporary entrant, and whatever course you are going to pursue in Australia, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और आप ये जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो आपने क्यों कर रहे हो। ये जो क्यों के सवाल जवाब हैं, इनका जवाब आपने देना है। तो उसके बेसिस पे आपको फिर अनकंडीशनल फाइनल फुल ऑफर लेटर दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से। फिर आपने फ़ी डिपॉजिट करानी है। फ़ी डिपॉजिट होने के बाद आपको वो जो फ़ी की स्लिप्स है और जो आपको कंडीशनल ऑफर फाइनल ऑफर लेटर मिला था, उसको साइन करके आपको कॉलेज में सबमिट करना है, जिसके बेसिस पे आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा होता है। कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आपको ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पर्टिकुलर अप्लाइड कोर्स के लिए आपको मिल गया। सेकेंड फेज आता है, आपने वीज़ा फाइलिंग करनी है, ठीक है। तो वीज़ा फाइलिंग होगी, वीज़ा लॉन्चमेंट होगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद एम्बेसी सारों को क्लब करके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, आपका मेडिकल देखेगी, उसके बेसिस पे आपका वीज़ा डिसीजन बनेगा कि आपको वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। बट आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू बी एबल टू असेस योरसेल्फ एंड विल बी एबल टू अप्लाई और क्वेश्चन योर वीज़ा कंसल्टेंट कि आपके जो भी फाइलिंग हो रही है, जो भी आप कोर्स जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए
आपकी मैचिंग हो रही है क्या नहीं, आपको वीज़ा सक्सेस मिलेगी क्या नहीं। तो बढ़ते हैं आगे ये सभी पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने के लिए। सो सबसे पहला पॉइंट था असेसमेंट बेस्ड ऑन योर लास्ट एजुकेशन एंड गैप्स इफ राइट। तो मैं यहाँ पर 2 केसेस लेके चला हूँ कि कैंडिडेट 12th पास आउट है और दूसरा कैंडिडेट है बैचलर्स पास आउट है। तो 12th पास आउट के लिए आपने ये देखना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ 2023 इनटेक की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगर 12th पास आउट है अगर आप, तो आप 2022 पास आउट होने चाहिए, उससे पहले नहीं। बट अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप बैचलर्स पास आउट हैं, तो आपका 2018 से लेकर 2022 तक के अगर आप पास आउट हैं तो वो चल जाएगा। बट आपको अगर आप सपोज करो 2018 या 19 पास आउट हो और अभी तक आपने क्या किया, वो जो गैप बना उस गैप की ड्यूरेशन में आपने क्या किया, अगर आपने बिजनेस किया तो आपको बिजनेस का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, राइट, वो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर आपने जॉब किया है तो वो जॉब के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर मैं जॉब की बात करूँ, आपने जॉब की तो आपको एम्प्लॉयर से आपका जॉब ऑफर लेटर, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपकी जो सैलरीज हैं वो सैलरीज की स्लिप और आपकी जो सैलरीज हैं बैंक्स में आ रही हैं उनके प्रूफ, उसके बाद जो ITR भर रहे हो उसके प्रूफ, कंपटीशन ऑफ टैक्स, ये सभी चीज़ें आपको चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो इस ड्यूरेशन में, गैप के ड्यूरेशन में, देन यू हैव टू शो योर प्रूफ ऑफ योर बिजनेस फर्स्ट, राइट। आपके पास GST सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपकी फर्म का जो भी बैलेंस शीट्स वगैरह हैं वो होनी चाहिए। आप जो ITR भर रहे हो बिजनेस के बेसिस पे ITR 4, उसका आपके पास होना चाहिए ITR, पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैलकुलेशंस हुई है ITR जो भरी है बिजनेस की, वो आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपके गैप के प्रूफ का जस्टिफाई करे, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपका कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होने चाहिए जिससे कि आपको प्रेफरेंस मिलेगी लेवल 1 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में जाने की। मैं लेवल 1 की क्यों बात कर रहा हूँ कि जो भी वीज़ा सक्सेस अभी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो ज़्यादातर जो लेवल 1 यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई किया हुआ है कोर्सेज में उन्हीं के आ रहे हैं। सो आई सजेस्ट यू कि आप ऑस्ट्रेलिया में लेवल 1 यूनिवर्सिटी में ही कोई कोर्स ज्वाइन करें जिससे कि आपके चांसेस वीज़ा आने के बढ़ जाए, राइट। तो लेवल 1 में एडमिशन लेने के लिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ क्या डिमांड करती हैं आपसे। तो आप अगर 12th पास आउट है तो आप सेंट्रल बोर्ड CBSE से पास आउट है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप स्टेट बोर्ड से पास आउट है तो भी चलेगा, बट प्रेफरेंस जो है सेंट्रल बोर्ड को दी जाती है। सेकेंड थिंग, अगर बैचलर्स डिग्री वालों की बात करें, ग्रेजुएट्स की बात करें, तो उसमें क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है। तो ये सभी, ये 4 टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने शो करी हुई हैं, इन सब का अपनी अपनी प्रेफरेंस है। बट आप ये लेके चलिए कि आप अगर सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आपको वेटेज मिलेगी आपके वीज़ा अप्रूवल में। जैसे कि मेरे पास एक केस आया था फ्रेंड्स, उन्होंने डीम्ड सेक्शन C यूनिवर्सिटी से किया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने VDS किया हुआ है। बट उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि सेक्शन C यूनिवर्सिटी थी, तो जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करना चाहते थे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स में, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। तो ये फ्रेंड्स अपनी एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं आप इस लेवल पे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट्स क्या थे आपकी स्टडी में। तो अगर 12th पास आउट की बात करो, अगर मेडिकल नॉन मेडिकल से हैं, सबसे पहली प्रेफरेंस है। आपके पास कॉमर्स है या आपके पास आर्ट्स विद मैथ्स या इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास आर्ट्स में कोई हल्के सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जैसे कोई हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है, तो उसको इतना वेटेज नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि आगे आपको वो कोर्सेज भी अच्छे नहीं मिलेंगे, लेवल 1 में भी नहीं मिलेंगे या अच्छे कोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो आपको वीज़ा आने के चांसेस कम है। तो आप अपनी इवैल्यूएशन उसी हिसाब से कीजिए। उसके बाद अगर मैं बैचलर्स की बात करूँ, तो अगर आपके पास कोई साइंस या कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ या टेक्निकल एजुकेशन लाइक BTech BE है या आर्ट्स विद मैथ्स हैं, गुड सब्जेक्ट्स हैं, देन आपको वेटेज मिलेगी। यू विल बी गेटिंग अ चांस टू गेट अ कोर्स कंफर्मेशन फ्रॉम एनी लेवल 1 यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की ओवरऑल परसेंटेज क्या चाहिए, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 12th स्टूडेंट्स की, 12th पास आउट्स की, तो उसमें अगर आपके पास 60% ओवरऑल टॉप 4 में है,
तो आपको वेटेज मिलेगी। बट अगर आपने लेवल 1 में लेना है, प्रेफरेबल ये है कि अगर आपका 65% स्कोर है, उससे मोर देन 65% है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे वीज़ा आने में और आपको कोर्स ज्वाइन करने में, राइट। उसके बाद अगर मैं बैचलर्स की बात करूं कि अगर आपका ओवरऑल 55% है तो चलेगा। अगर आपका 60 है तो बहुत अच्छी लेवल 1 यूनिवर्सिटी अच्छे कोर्स में आपको कंफर्मेशन मिल सकता है, जिससे कि आपकी वीज़ा फाइलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है गैप्स की। अब जो 12th पास आउट है 2022 का, उसका जो अभी तक का गैप है उसमें हम ये जस्टिफिकेशन उसका देना पड़ेगा, और वो दे भी सकते हैं कि उसने इस दौरान उसने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की प्रिपरेशंस करी है, अगर करी है तो उसका प्रूफ दे सकते हैं, या कोई आपने कोई छोटा मोटा कोई डिप्लोमा किया है जो कि वैलिड है, आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो, तो नॉट ए बिग डील, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बैचलर्स होल्डर हो, बैचलर्स डिग्री होल्डर हो, तो आपका गैप है 3-4 साल का, तो यू हैव टू जस्टिफाई दैट विद योर returns, ITR returns, and if you're doing some kind of business in between this gap, then you have to show your business proofs as well. तो वो सभी आपको देना पड़ेगा, तभी ये आप अपनी इवैल्यूएशन करके देख सकते हो कि whether you are capable, whether you are able of giving these proofs, justifications for your gap। तो उसके बेसिस पे ही आप फर्दर डिसीजन बनाएं कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। आपने देख लिया, इवैल्यूएशन कर लिया आपके एजुकेशन लेवल पे, आपका गैप के लेवल पे आपने देख लिया कि यस आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो आपका जो गैप है अगर है तो नेक्स्ट आता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो IELTS से PT आप देंगे, तो उसमें कितने बैंड्स आपको रिक्वायर्ड है। तो उससे भी पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मुझे सो कोर्स इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप किसी कंसल्टेंट से जाकर मिलिए। जब भी आप IELTS से PT की ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहीं पर आपने भी टेस्ट नहीं दिया, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आप किसी कंसल्टेंट से जाकर उससे कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपनी असेसमेंट करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, प्लस आप गूगल भी कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आपको किस कोर्स में कितना IELTS प्रोफिशिएंसी बैंड्स या लेवल रिक्वायर्ड है, उसके बेसिस पे ही आप अपने प्रिपरेशंस कीजिए, राइट। अगर मैं बात करूं कि आप 12th पास आउट हैं और आपने अगर लेवल 1 यूनिवर्सिटी में आपने अच्छे कोर्स में एडमिशन लिया, देन यू विल बी गेटिंग, if you will be getting 6.5 overall and no less than 6 bands in IELTS, then you will be getting higher chances to get admission into a level 1 university in Australia, and you will be getting higher chances of your visa success, right. And if I talk about bachelor student, bachelor pass out students, तो अगर आपका IELTS स्कोर ओवरऑल 7 नो लेस देन 6.5 है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में लेवल 1 यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा कोर्स अप्लाई होगा, आपको अच्छा कोर्स की कंफर्मेशन मिलेगा, और उसके बाद आपका वीज़ा सक्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपका बैचलर्स पास आउट का अगर ओवरऑल 6.5 नो लेस देन 6 है, तो भी आपका चलेगा अच्छी लेवल 1 यूनिवर्सिटी में एक कोर्स में आने के लिए, ठीक है। फर्दर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपका IELTS का स्कोर भी आ गया, आपने एजुकेशन क्रेडेंशियल देख लिए, आप गैप को फुलफिल कर पाओगे, आपके पास जस्टिफिकेशन है, और आपने अभी तक कुछ हद तक अगर डिसाइड कर लिया कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में ये कोर्सेज लेना है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप इस स्टेज पर आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है। तो आप अब एडमिशन के लिए प्रोसेस चालू करेंगे, आप अपने कंसल्टेंट से मिलकर के लिए या खुद भी कर सकते हैं या मुझसे भी करवा सकते हैं। तो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करें, पहला ऑप्शन तो ये है कि वो लेवल 1 यूनिवर्सिटी में जाएं और लेवल 1 यूनिवर्सिटी में बैचलर्स डिग्री में वो अप्लाई करें एज पर देयर प्रीवियस एजुकेशनल लेवल एंड एज पर देयर फ्यूचर करियर एक्सपेक्टेशंस। तो ये दोनों को कंसीडर करके वो बैचलर डिग्री में एडमिशन के लिए अप्लाई करें। या अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारा तो 55% मार्क्स है, तो हम क्या करें, या 60% है बट हमारे को कोई
पता नहीं लेवल 1 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कट ऑफ लग जाता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं, लेवल 1 में दूसरे में मिल रहा है, या जो वो कोर्स चाह रहे हैं उसमें नहीं मिल रहा, दूसरे में मिल रहा है, तो वो क्या करें, वो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में एडमिशन लें। तो इसमें क्या होता है, सेम डिग्री होती है बट उसका जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है जो स्टडी का करिकुलर का, तो वो क्या है डिप्लोमा में ही चला जाता है। तो वो डिप्लोमा में आप वो करिकुलर पढ़ेंगे, उसके बाद आप डिग्री में आ जाएंगे। और बहुत सारी वहाँ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके जो डिप्लोमा के जो कैंपसेस हैं उसी यूनिवर्सिटी के प्रमाइसिस पे ही हैं, तो आप पूरे प्रमाइसिस को आप एंजॉय भी कर सकते हो वाइल यू आर डूइंग योर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड क्या आता है कि बैचलर्स पास आउट के लिए वो मास्टर से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे तो वो अप्लाई करें, तो एडवाइजेबल ये है कि आप लेवल 1 यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करें और रेलिवेंट रिलेटेड टू योर प्रीवियस एजुकेशन के लेवल पे ही आप अप्लाई करें, ताकि आपका रिफ्यूज़ल ना आए, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूज़ल जो आ रहे हैं वो इन्हीं गलतियों की वजह से आ रहे हैं कि आपका जो पास्ट जो आपका डिग्री है और जो आप मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो वो उससे मैच नहीं करते, राइट, और वो उसकी जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पा रहे हो आप, जब वो SOPs वगैरह बना रहे हो उसमें डाल रहे हो तो वो आप दे नहीं पा रहे हो, तो इस वजह से रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। मैं अकेला ऑस्ट्रेलिया केस की बात नहीं कर रहा, और मेरे पास कनाडा के भी केसेस आए हैं, UK के भी केसेस आए हैं कि ये रिफ्यूज़ल्स इसी वजह से आ रही हैं, ठीक है। तो ये अब अप्लाई कैसे होगा, अप्लाई करने के लिए आपका क्या चाहिए, जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपके पहले पढ़े हैं वो चाहिए, गैप के जस्टिफिकेशन का प्रूफ चाहिए, आपकी IDC और रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सेट बंडल बनाकर आपका एप्लीकेशन होगा विच इज़ ऑनलाइन, ठीक है। और जो भी कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो फ़ी आपने पे करनी है, या कंसल्टेंट के थ्रू करवा रही हो तो वो कर देगा, ठीक है। तो वहाँ आपका कोर्स के लिए एप्लीकेशन चली जाएगी। अब आपकी कोर्स के लिए एप्लीकेशन चली गई कॉलेज के पास, अब उसने आपके सारी रिक्वायरमेंट्स जो उनकी थी उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स मैच कराए और उन्होंने देखा कि यस ये बंदा एलिजिबल है, इसको कंडीशनल ऑफर लेटर दे सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया कभी भी एकदम से फाइनल ऑफर लेटर नहीं देता, वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर देगा। वो कंडीशनल ऑफर लेटर में क्या होगा, स्टूडेंट ID क्रिएट होगी, आ जाएगी आपके नाम के साथ, आपका कोर्स का नेम या कोड होगा वो आ जाएगा, उसमें कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन डेट आ जाएगी, कोर्स की क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आ जाएगा, कितने सेमेस्टर्स हैं, कितनी क्लासेस लगनी है, राइट, कोर्स में कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो आ जाएगी, अटेंडेंस का मोड क्या होगा वो आ जाएगा, उसके बाद स्कूल का नेम एंड प्लेस ऑफ कैंपस आ जाएगा, उसका एड्रेस डिटेल्स वगैरह आ जाएगी, उसके बाद कोर्स की ट्यूशन फ़ी आ जाएगी 1 ईयर की भी और कंप्लीट भी। तो इस तरह के आपके इंफॉर्मेशन के साथ यूल बी गेटिंग ए कंफर्मेशन कंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम योर टारगेटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब उन्होंने कंडीशनल ऑफर लेटर दे दिया कि इसमें ये कंडीशंस हैं, आप उसको फुलफिल करो तो हमसे फाइनल कंफर्मेशन ले जाओ। अब वो कंडीशनल ऑफर लेटर में कंडीशंस क्या क्या हैं, तो उसमें क्या है कि जो भी आपकी, सबसे पहले तो आपने ये प्रूव करना है कि आपने वो कोर्स ज्वाइन किया या जो अप्लाई किया तो वो ही क्यों किया, तो वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनता है, उसमें ये लिखा जाता है जिसे कि हम SOP बोलते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने ये जस्टिफाई करना है कि आपने ये कोर्स लिया, क्यों लिया, इंडिया में क्या वो कोर्स था, अगर नहीं था तो आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, वेल एंड गुड, अगर था तो आपने इंडिया में क्यों नहीं लिया, ये आपको प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है। उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया में ठीक है अप्लाई कर दिया, तो उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ही क्यों किया, ये भी आपको जस्टिफाई करना है। उसके बाद SOP में जो आएगा कि आपने वो कोर्स ज्वाइन करके आपके फ्यूचर करियर के लिए वो कैसे हेल्प करेगा, वो भी आपको जस्टिफाई करवाना। उसके साथ साथ जो उस SOP में ये भी आपने जस्टिफाई कराना है कि आप वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पर PR नहीं होना चाहोगे, आप वापस अपने कंट्री में इंडिया में वापस आओगे और आप जो स्टडी करने जा रहे हो उसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो स्पॉन्सर कौन कर रहा है और वो स्पॉन्सर जो करेगा उसके वो इतना कैपेबल है या नहीं है कि वो आपके सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले। तो ये सारी ये कंडीशंस आपको जस्टिफाई करनी है और कॉलेज में दोबारा सबमिट करनी है। तो उसके बारे में ये है
तभी आपका GTE जिसे कि जनरल टेम्परेरी एंट्रेंट कहते हैं, तो वो आपकी एक्सेप्ट होगी। और ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगी कॉलेज से कि येस यू आर एक्सेप्टेड एंड एनरोल्ड फॉर द पर्टिकुलर कोर्स यू अप्लाइड फॉर। ओके, तो GTE के लिए क्या करना है, SOP के बारे में मैंने बता दिया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका बनेगा पूरा, कोर्स के बारे में, फंड्स के बारे में कि आपके पास है नहीं है, ठीक है। और गैप की जस्टिफिकेशन उसमें आएगी कि गैप्स हैं, क्यों है, क्या किया, उसकी जस्टिफिकेशन आ गई। उसके बाद ये फंड्स की रिक्वायरमेंट। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा जो भी लगवाना चाहता है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी महाभारत तो ये हो जाती है कि यह फंड्स कैसे शो करें, कितने शो करने हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा है ना, तो ये इस तरह से हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, कैसे कैलकुलेशन होनी है फंड्स की। तो फंड्स की कैलकुलेशन के लिए क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर में आएगी है, आ गया है कि आपका ट्यूशन फीस 1 ईयर की कितनी है, तो 1 ईयर की ट्यूशन फी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। उसके बाद वहाँ की लिविंग कॉस्ट जो कि एक एवरेज बेंचमार्क बना हुआ है कि 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ये आपका लिविंग कॉस्ट है पर एनम की। ये आपको जमा नहीं करानी है जैसे GIC में कराते हैं, कनाडा के केसेस में कराते हैं GIC देके। ये आपको सिर्फ फंड शो करना है वेदर यू आर केपेबल ऑफ कैटरिंग दिस फंड और नॉट, ठीक है, योर स्पॉन्सर्स। तो ये आपने सिर्फ ये शो करना है। उसके बाद आता है कि आपको OSHC ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर लेना पड़ता है। वो कितनी ड्यूरेशन का होता है, जितनी ड्यूरेशन का आपका कोर्स है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो उतनी ड्यूरेशन का आपको हेल्थ कवर लेना होता है, उसकी भी कॉस्टिंग आएगी। उसके बाद आपको रिटर्न ट्रैवल कॉस्ट आती है, जो भी एयर फेयर लगेगा उसका रिटर्न ट्रैवल कॉस्ट आप पे कर सकते थे, नहीं तो वो आपको शो करना पड़ेगा। तो ये टोटल मिलके एक फंड का कैलकुलेशन बन जाता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि आफ्टर 12th जो आप बैचलर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें 20 से 25 लाख के बीच में आपका बजट बनता है कि आपको इतना फंड चाहिए, ठीक है। अब उस बजट, उस फंड को स्पॉन्सर कौन कर सकता है, ठीक है, कि आपने बजट तो कैलकुलेट कर लिया, इतना चाहिए, फंड इतना चाहिए, तो कौन स्पॉन्सर कर सकता है। तो स्पॉन्सर कौन कौन कर सकता है, आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, कुछ सगा भाई बहन है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, अंकल कर सकते हैं, आपके चाचा, आपके मामा, आपके ताया, ये कर सकते हैं, आंटी कौन, बुआ और मौसी, ये आपका स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम जो स्पॉन्सर्स होने चाहिए आपके वो 3 होने चाहिए, क्योंकि जितने भी स्पॉन्सर्स होंगे उन सब का फाइनेंशियल स्टेटस इसके सपोर्टिंग में जाएगा कि जो हम दे रहे हैं कि ये स्पॉन्सर्स करेंगे, स्पॉन्सरशिप देंगे, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस जाएगा। सेकेंड थिंग कि 50% जो भी टोटल फंड है उसका 50% उसके पेरेंट्स को ही देना है, ठीक है। तो ये आप कोशिश कीजिए, इस तरह से आपका फंड का पीछे बैकएंड जो स्पॉन्सर्स है वो इस तरह से आप शो कीजिए, ठीक है। अब पेरेंट्स में आपके माता पिता भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यही आपको स्पॉन्सर करेंगे। इनका फंड 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या 50% तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप ये लेके चलो। उसके बाद आता है कि फंड्स की क्या क्या फॉर्म्स हैं, किस फॉर्म में आप फंड दिखा सकते हो। कब किस फॉर्म में दिखा सकते हो, आपकी बैंक्स की सेविंग्स है, जो भी स्पॉन्सर्स हैं उन पर बैंक्स की सेविंग्स लगेगी। अब बैंक्स की सेविंग्स कैसे दिखाओगे, एक तो आपकी लेटेस्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगेगी साइंड एंड स्टैम्प बैंक से। सेकेंड, उसका बैलेंस सर्टिफिकेट लग जाएगा बैंक से साइंड एंड स्टैम्प होकर, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी स्पॉन्सर के पास कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं बैंक्स में, तो उसका FDs का आपका बैलेंस सर्टिफिकेट प्लस FD की कॉपीज लगेगी साइंड एंड स्टैम्प बैंक से, वो लगेगी। उसके बाद आपका अगर कोई पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है इन टर्म्स ऑफ FD RDs, तो वो भी आपका साइंड स्टैम्प होकर लग सकता है। उसके बाद आपका एजुकेशन लोन आप ले सकते हो, आप फंड जो भी चाहिए आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हो, तो वो लोन का आपका लोन डिसबर्समेंट लेटर लगेगा, एप्लीकेशन नहीं। आपको वो लोन जो भी लेंडर है आपका, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो कोई गवर्नमेंट बैंक है, तो वो आपको लोन डिसबर्समेंट लेटर इशू करेगा अगेंस्ट या जो कंडीशनल ऑफर लेटर आया था उसमें ट्यूशन फी थी, सारा कुछ था, ये फंड की जो कैलकुलेशन है इसके हिसाब से वो, उसके हिसाब से जो भी उनके नॉर्म्स है उसके हिसाब से वो लोन डिसबर्समेंट लेटर इशू करेगा,
ठीक है। आप फंड को बैकएंड करने के लिए आप पर्सनल लोन भी ले सकता है आपका स्पॉन्सर, ठीक है, वो भी आप शो कर सकते हो, लेकिन वो भी उसमें क्या लोन डिसबर्समेंट लेटर लगेगा। आप लैब भी ले सकते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेकर भी आप उसको बैकएंड कर सकते हो, स्पॉन्सर आपका बैकएंड कर सकते हैं कि ये मेरे पास है। उसमें भी क्या है, लोन डिसबर्समेंट लेटर लगेगा लाख लोन का, ठीक है। तो ये सारे हैं फॉर्म्स ऑफ फंड जो आप दिखा सकते हैं, आपका स्पॉन्सर दिखा सकता है, बैकएंड कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है। उसके बाद आता है कि जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनका इनकम का प्रूफ लगेगा। अब हमने क्या था, जो फंड दिखाए वो तो 1 साल के लिए दिखाया, लेकिन आपका डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हो 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का, जो भी आपने चूज़ किया है, तो उसमें 1 साल के बाद क्या करोगे, 1 साल के बाद की जो भी स्टडीज़ होगी, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, तो वो कैसे कवर करेगा आपका स्पॉन्सर। तो वो स्पॉन्सर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लगेगा कि उसका इनकम, रेकरिंग इनकम, जो रेगुलर इनकम है ईयरली, तो वो उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो वो प्रूफ कहाँ से मिलेगा, उसके अगर बिजनेस है तो बिजनेस की ITRs, बिजनेस का प्रूफ लगेगा, उसके बाद उसका पैन कार्ड वगैरह लगेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आएगा, जो भी ITRs करेगा, तो वहाँ से उसका पता चल जाएगा कि यस ईयरली इनकम इसकी इतनी है और ये बैकएंड कर सकता है, ठीक है, ये स्पॉन्सर कर सकता है। दूसरा, अगर वो सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसका क्या लगेगा, फॉर्म 16 ITR की कॉपी या बैंक की स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है, और ITR विद पैन कार्ड वगैरह, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स वगैरह सारी कैलकुलेशन होकर उससे भी पता चल जाएगा कि ये रेकरिंग इसकी इनकम इतनी आ रही है, तो ये बैकएंड कर सकता है। उसके बाद आ जाता है कि अगर वो स्पॉन्सर आपका एग्रीकल्चरल बिजनेस बेस्ड है, अगर उनका कोई एग्रीकल्चर बिजनेस है, तो उस केस में क्या होगा, उसका प्रूफ ऑफ लैंड की कॉपी लगेगी, जैसे कि आप कोई भी जो आपकी फार्म लैंड है तो उसकी फर्क की कॉपी लगेगी, राइट, उसका वैल्यूएशन ऑफ लैंड लग जाएगा, जे फॉर्म्स लग जाएंगे, कितनी फसल वो अपनी सेल आउट कर रहा है मंडी में, तो उसका जे फॉर्म्स लग जाएंगे, लेटेस्ट जो लगेंगे, पुराने नहीं लगेंगे, और उसके ITR, जो एग्रीकल्चर की ITR लगेगी, पहले होता था नहीं लगती थी, बट इस केस में लगानी पड़ेगी। अब भूल जाओ वो बातें कि नहीं लगेगा, इसमें ITR लगेगा। तो ये सारी जो भी प्रूफ्स हैं, जो भी बैकएंड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे हम अप्लाई कर देंगे लीडिंग टू GTE का जो इंटरव्यू होगा उसके लिए। तो वो इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपका अनकंडीशनल एंड फुल ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलने के बाद उसमें ये मेंशन होगा आपकी GTE अप्रूव हो गई है, ठीक है, तो GTE अप्रूव हुई है तभी मिला है, फंड्स की अप्रूवल मिल गई कि यस जो आपने शो किया था आप जस्टिफिकेशन दे चुके हो, तो आपको मिल गया। गाइडलाइंस मिल जाएंगी, फीस आपने ऐसे डिपॉजिट करनी है, उसके बाद आपने वो फ़ी डिपॉजिट करनी है, जो आपके पास फाइनल ऑफर लेटर आया है आपने उसको साइन करके फ़ी डिपॉजिट जो कराई है उसके साथ वो कॉपीज़ आपने कॉलेज में सबमिट करनी है। आपका वीज़ा कंसल्टेंट करेगा, या आप अगर खुद लगा रहे हैं तो आप करेंगे, अगर इन केस अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं करूँगा, ठीक है। तो हमने वो कॉलेज में सबमिट कर दिया, यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दिया, तो वहाँ सबमिट होने के बाद हमारे को कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिलेगा। सो गाइज, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जब मिल जाता है देन यू कैन से दैट यू हैव अचीव फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका अचीव हो गया, जो भी आपने एक्सरसाइज करी, जो भी आपने मेहनत करी, तो आपको एडमिशन मिल गया, आपका कॉलेज में, डिज़ायर्ड कॉलेज में, डिज़ायर्ड कोर्स में आपको एडमिशन कर लिया है, मिल गया है। नाउ यू विल अप्लाई फॉर योर वीज़ा। तो वीज़ा के लिए आपने क्या करना है, आपका कंसल्टेंट करेगा या आप खुद करोगे, तो आप फाइल पूरी बनाओगे, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, जो भी एजुकेशन के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके IDs के प्रूफ्स हैं, जो भी आपका कॉलेज से कंफर्मेशंस मिली हैं, ये सारे प्रूफ्स आप फाइलिंग करके आप वीज़ा अप्लाई करोगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया, मैं ऑनलाइन की ही बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने मेडिकल के लिए जाना है। तो मेडिकल के लिए कैसे जाएगा ना, एक हैप ID क्रिएट हो जाएगी, हेल्थ असेसमेंट प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। वो हैप ID के बेसिस पे आपने मेडिकल अपॉइंटमेंट लेनी है। जो भी मेडिकल एजेंसीज या डॉक्टर्स पैनल पर हैं उनकी लिस्ट होती है, आप जो भी नियर बाय आपको पड़ता है तो वहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, फ़ी देनी है और अपना मेडिकल कराना है। तो मेडिकल कराने के बाद वहाँ से सर्टिफिकेट इशू होगा, वो आपने दे देना है।
तो उसके बाद एम्बेसी के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, सभी डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए, अपना मेडिकल का भी पहुंच गया, ठीक है। वहाँ से वो ओके कर देगा, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जिसका भी ड्यूटी के पैनल पर है, तो वो भी वहाँ अपने पैनल से वो अपने डिसीजन दे देगा कि वेदर यू आर मेडिकली फिट और नॉट, राइट। तो वो देने के बाद एम्बेसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे एम्बेसी लेवल पे। उसके बाद डिसीजन बनेगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं। अगर उन्हें कोई डाउट होते हैं, वैसे तो बहुत ही रेयर केस है वो इंटरव्यूज़ ले, बट अगर उन्हें कोई डाउट है, कोई कंफर्मेशन चाहिए, तो वो आपका इंटरव्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका वीज़ा का डिसीजन होगा कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद, सारी प्रोसेस समझने के बाद आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, अपनी इवैल्यूएशन प्रॉपर कर सकते हैं। आप किसी कंसल्टेंट के पास पर जाकर भी अपनी इवैल्यूएशन करवा सकते हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप ये जो भी स्टेप्स हैं उसके बेसिस पे आप ये चेक कर सकते हैं कि आप एप्लीकेबल हैं या नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या नहीं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन देगी आपको, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस प्रोसेस को लेके। और फर्दर मैं आप कुछ और वीडियोस में बनाऊंगा जिसमें कि ये जो भी पॉइंट्स हमने एक छोटी डिटेल में डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा और डिटेल में और डेप्थ में जाए, ताकि और क्लैरिटी बने आपको। और अगर आप मुझसे कुछ भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा के या यूके के, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। आप अगर अच्छी लगी है वीडियो, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी माइंड में सवाल है तो आप कमेंट कीजिए या ईमेल कीजिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए, इस नंबर पर मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।